बढ़ सके, हाउ कैन इंडियन मार्केट बिकम एफिशिएंट एंड व्हाट आर द स्टेप्स दैट आर गवर्नमेंट आर अथॉरिटी वाज टेकन फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस। तो बहुत सारे स्टेप गवर्नमेंट ने उठाए, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था, लाइक ऑनलाइन ट्रेडिंग। गवर्नमेंट या हम कह सकते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज ने, लाइक हमने ऑनलाइन ट्रेडिंग को अलाउ करा, हमने क्या नाम है डीमेटलाइज करा, हमने बदला ट्रांजैक्शन बैन करी, हमने ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जो स्टॉक एक्सचेंज है उनका कॉर्पोरेटाइजेशन करा। तो इस तरह से एन नंबर्स ऑफ स्टेप है जिनके बारे में हमने जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें डिस्कस करा था कि क्या क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए हैं इंडियन मार्केट को एफिशिएंट बनाने के लिए। आज हम जब बात करेंगे तो एक तो हम पर्टिकुलर बात करेंगे कि एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस बेसिकली क्या होते हैं, यानी हाइपोथेसिस कैसे फॉर्म करी जाती है, कितने टाइप से एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस काम करते हैं, यानी टाइप्स ऑफ एफिशिएंसी, वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी क्या होती है, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी क्या होती है, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और फाइनली हम लोग देखेंगे कि टेस्ट कैसे कंडक्ट करे जाते हैं, रन टेस्ट या कैसे लगाया जाता है किसी भी मार्केट की एफिशिएंसी को चेक करने के लिए। तो ये सभी हमें करना है। पहले जो कुछ मिनट है वो मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। कोई आप लोगों में से किसी कोई कंफ्यूजन हो, क्वेरीज हो प्रीवियस जो लेक्चर हुए थे उनके रिगार्डिंग, तो यू मे आस्क मी नाउ, अदरवाइज हम फिर आगे चलते हैं। आप मैसेज करके बता सकते हैं या आप माइक ऑन करके भी बता सकते हैं। कोई अगर अभी तक जो हमने करा है उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ समझने में समस्या आ रही हो, तो आप पूछ सकते हैं। नहीं है कोई भी, चलो आई होप आवाज में आज कोई ज़्यादा इशू नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो प्रीवियस में करा था उसको थोड़ा बहुत रिपीट करेंगे हम, उसमें कोई इशू नहीं है। वो इस प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आज नहीं आ रही होगी। सही आ रही है सर आवाज आज। लास्ट क्लास बेटा मोबाइल से ली थी, लास्ट क्लास मोबाइल से ली थी तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। ये वाली क्लास की रिकॉर्डिंग चल रही है, मोबाइल में रिकॉर्ड नहीं हो पाती है क्लास, लैपटॉप में हो जाती है गूगल मीट पे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे अपनी जो क्लास है उसके बारे में। मैं स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करता हूँ। यस, आपको जो स्क्रीन है मेरी वन नोट की, आई होप वो विजिबल होगी। यस सर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। डियर फ्रेंड्स, हम करने जा रहे हैं एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। सो सबसे पहले बात कि एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस है क्या, व्हाट एक्चुअली वी मेंट बाय एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। So that, as we already discussed, efficient market hypothesis is based on the fundamental that market are efficient and price makes an independent movement। ये जो इंडिपेंडेंट मूवमेंट है ये अपने आप में एक काफ़ी बड़ा शब्द है। इसका मतलब क्या है कि जो भी प्राइजेज हैं वो इंडिपेंडेंट हैं अपने प्रीवियस प्राइजेस से। What we can say that, हम ये कहना चाह रहे हैं, मान लीजिए कोई शेयर है, उसका प्राइस ऐसे 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 चल रहा है, तो ये तो है प्रेजेंट, ये है आज की तारीख। आज है मान लीजिए 1 सितंबर। आगे उसका प्राइस क्या होगा ये हम पीछे से देख के पता नहीं लगा सकते, यानी कि आगे क्या होने वाला है इस चीज में पीछे का कोई भी रोल नहीं है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? यानी कि यहाँ पे क्या होगा इससे आगे, इन पीछे से उसका कोई रिलेशन नहीं है, इंडिपेंडेंट है प्राइस अपने प्रीवियस प्राइस से। The price of security is independent from previous price।
जो उसके पीछे के प्राइस है उससे वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, एंड इट ऑल्सो कंसिडर रैंडम वॉक ऑफ प्राइस, यानी जो प्राइस है वो रैंडम वॉक करते हैं, यानी यहां के बाद प्राइस यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर शेयर। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूं कि मान लीजिए, एक मिनट, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूं कि मान लीजिए मैं किसी शेयर की बात कर रहा हूं और उसका प्राइस जो है वो पहले था, मैं जैसे लिख देता हूँ 5 रुपये, फिर हुआ वो 8 रुपये, फिर हुआ 10 रुपये, फिर हुआ 12 रुपये, फिर हुआ 15 रुपये, फिर हुआ 18 रुपये, फिर हुआ 22 रुपये। अब मैं पूछूं आपसे, बताओ अब आगे कितने रुपए होगा प्राइस? कोई भी बच्चा? ये पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड है उस प्राइस का, तो 22 के बाद अब आगे कितना होगा? सर कम भी हो सकता है। मे सर बी आप में 25 से, के आसपास। हाँ हाँ हाँ, आप में से कोई अंदाजा लगाएगा सर 25 हो सकता है, 25 बिल्कुल 26 सही। के आसपास। कोई 26 कह देगा, कोई 24 कह देगा, यानी अंदाजा लगा रहे हो ना आप। ये अंदाजा आपने कैसे लगाया? ये अंदाजा आपने लगाया इस प्रीवियस प्राइस के बेस पे। लेकिन मैं कहूँ एक प्राइस, एक शेयर है जिसका आज का मुझे प्राइस पता है 100 रुपए है, कल बताओ वो कितना होगा? तो कम मे भी हो भी सकता है। आप ऐसे कहते हो सर 90 भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है, लेकिन ये भी आप किसको देख के कह रहे हो? पिछले प्राइस को देखते हुए कह रहे हो। और मैंने कहा बेटा एक कंपनी एक्स लिमिटेड का एक शेयर है 10 साल पहले 10 रुपए में इशू करा था, बताओ आज उसका प्राइस कितना है? यानी कि यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस की, तो हम ये अज्यूम लेके चल रहे हैं कि जो प्राइस है वो इंडिपेंडेंट है उसके प्रीवियस प्राइसेस से। प्राइस जो है वो इंडिपेंडेंट है प्रीवियस प्राइस से। इट मींस प्राइस रैंडमली वॉक करेगा उसके प्रीवियस प्राइस से, उसका कोई भी एसोसिएशन नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है। और दैट्स व्हाई दिस हाइपोथेसिस इज आल्सो नोन एज रैंडम वॉक हाइपोथेसिस। इसी वजह से इस हाइपोथेसिस को हम क्या बोलते हैं? रैंडम वॉक हाइपोथेसिस। मींस द प्राइसेस आर रैंडमली वॉक। और यहाँ पे जो भी प्राइस बनेगा, जो भी प्राइस की जो बनेगा वो बनेगा ओनली एंड ओनली डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। देखिए दोस्तों, किसी भी चीज की ये होती है डिमांड एंड ये होती है सप्लाई। तो जहां पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को मैच करती है उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। तो जहां पे इक्विलिब्रियम प्राइस मैच कर जाता है वहां पे उस चीज का क्या है, प्राइस सेट हो जाता है। अब जो शेयर मार्केट में पता है क्या होता है, वो जो भी बिड लगती है एंड जो भी आदमी सेल करने के लिए, कोई भी सेल आउट के लिए अपनी जो सिक्योरिटी को छोड़ते हैं, तो वो डिमांड सप्लाई के ऐसे ग्राफ बनते रहते हैं हर सेकंड, लगातार पूरे इंडिया से इंफॉर्मेशन आती रहती है स्टॉक एक्सचेंज में, एंड डिमांड सप्लाई का इस तरह से ग्राफ बनता रहता है। और उस जो डिमांड सप्लाई जहाँ पे मैच करती है उसी के हिसाब से वो प्राइस है वो बनता रहता है। तो हम जो एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस में जो इसका बेसिक हाइपोथेसिस है वो ये है कि प्राइस जो है वो रैंडमली चलेगा और प्राइस का अपने प्रीवियस प्राइसेस के साथ कोई भी एसोसिएशन नहीं रहेगा। प्रीवियस प्राइसेस से वो क्या रहते हैं, फ्री रहते हैं। यही हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें करा था, और उसमें हमने ये पढ़ा था कि क्या क्या इंडियन गवर्नमेंट ने करा है एफिशिएंसी की तरफ जाने के लिए। तो अब हम बेसिकली हाइपोथेसिस पे आते हैं कि पर्टिकुलर जो हाइपोथेसिस है वो है क्या। The efficient market hypothesis believes that market are efficient and every kind of price sensitive information is available to all investors। जितनी भी प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो सभी इन्वेस्टर्स के रहे थे, है वो सभी अवेलेबल है। ओके जी, वो सभी ऑल इन्वेस्टर। लेकिन इसमें एक और कंडीशन होती है कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो सभी इस कैपेबल होते हैं कि वो उन सभी प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन से कोई ना कोई अपना एनालिसिस कर सकते हैं। दे ऑल आर इन द पोजीशन of the to analyzing the all
काइंड ऑफ प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, यानी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो उसका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। ये एक बेसिक एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस का एक फैक्ट, मतलब कि एक तरह से समझ लीजिए बेसिक पिलर है, बेसिक कंडीशन है। और एफिशिएंट मार्केट बनती कब है? जब किसी भी मार्केट में फुल डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी होती है। फुल डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या हो गया भाई, बताना जरा। व्हाट डू मीन बाय फुल डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी? कुछ छुपाया नहीं सर, पूरा डिस्क्लोज कर दें। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कि गवर्नमेंट, कंपनीज, रेगुलेटरी बॉडीज और स्टॉक एक्सचेंजेस, ये सभी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो भी काम की इंफॉर्मेशन है, वो सभी शेयर करे इन्वेस्टर्स के साथ। सभी इन्वेस्टर्स के पास हर तरह की प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो, उसको हम बोलते हैं फुल डिस्क्लोजर या ट्रांसपेरेंसी। एक एक्ट है जिसका नाम आपने पढ़ा हो, आरटीआई। आरटीआई के बारे में सुना है? यस सर। बिल्कुल सही, आपने सुना होगा आरटीआई लगा दे, आरटीआई लगा रहे हैं, आरटीआई पे काम कर रहे हैं। बेटा इसको लाई थी यूपीए, और सबसे ज्यादा नुकसान भी इसने कांग्रेस को ही पहुंचाया, क्योंकि बाद में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कांग्रेस के ही उजागर हुए। तो आरटीआई एक्ट है, तो ये वो ये फुल डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी, मतलब कि आपने पूरी डिस्क्लोजर और पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी हुई है। जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी आप बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लीन रखा हुआ है। अगला है फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसका फ्री फ्लो है, वो इजीली, माइक म्यूट करिए भाई, वो इजीली। लास्ट सर फिर से बता दो, आपकी वॉइस चली गई थी। अच्छा, लास्ट पॉइंट बताना है फिर से। देखो, फुल डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी में बता रहा हूं कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सभी की सभी शेयर जो इन्वेस्टर्स है उन तक प्रॉपरली अवेलेबल है। किसी भी इंफॉर्मेशन में कोई भी दिक्कत नहीं है, यानी सारी की सारी इंफॉर्मेशन, जो भी गवर्नमेंट है, जो भी कंपनी है, जो भी रेगुलेटरी बॉडी है, जो भी स्टॉक एक्सचेंज है, वो सारे ट्रांसपेरेंट सिस्टम में काम कर रहे हैं। यानी कोई भी आओ, कुछ भी देख लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला है फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, के जितनी भी इंफॉर्मेशन है मार्केट में उन सभी पर एक्सेस पूरे सभी इन्वेस्टर का है। दे ऑल आर इन द, मतलब समझ लीजिए वो सभी इंफॉर्मेशन पहुंच में है सभी की सभी इन्वेस्टर्स के। अगला, लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, ये मैंने पहले दिन बताया था, लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर होने चाहिए। प्राइस रिफ्लेक्ट इंफॉर्मेशन इफेक्ट, यानी जो भी प्राइस है वो इंफॉर्मेशन में रिफ्लेक्ट होने चाहिए। एंड नो वन कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट, कोई भी इस पोजीशन में ना हो जो मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सके, मार्केट को अपने प्रभाव में ले सके। कोई भी हर्षद मेहता नहीं है मार्केट में जो अपने उंगलियों पर नचा सके मार्केट को। तो अगर किसी मार्केट में ये सभी कंडीशंस हैं तो उस मार्केट को हम क्या बोलते हैं? उस मार्केट को हम बोलते हैं एफिशिएंट मार्केट। और आगे जब हम हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो वो भी एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस क्या है? ये हाइपोथेसिस है एक फंडामेंटल पे बेस्ड कि मार्केट जो है वो एफिशिएंट होगी। हाइपोथेसिस का मतलब क्या है? मान्यता। हमने यह चीज मान ली कि हमारी मार्केट जो है वो एफिशिएंट है, ये मान्यता, इसको हाइपोथेसिस बोलते हैं। अगला, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एफिशिएंसी, कि मार्केट एफिशिएंसी के फॉर्म्स क्या क्या हैं, यानी कितनी तरह की मार्केट एफिशिएंसी होती है।
नंबर 1 वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी, नंबर 2 सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी, नंबर 3 स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। ये बेसिकली 3 तरह की फॉर्म होती है एफिशिएंसी को चेक करने के लिए, यानी एफिशिएंसी कैसी कैसी होती है। तो जैसा कि आप सभी लोग नाम से ही पता चल गया होगा, सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बीच बीच में। सर आपकी आवाज गई। आवाज नहीं गई, सर ही गई। सर यही है। सर यही है क्या? हाँ। अरे नहीं, ऊपर से हट गए थे, मुझे लगा सर उधर ही। नहीं यही है सर। ऑफ वीक फॉर्म एफिशिएंसी तब आती है उसमें व्हेन वेयर प्राइस सर इज आपकी इन। आवाज चली गई थी। आवाज कट रही है क्या बीच बीच में? चली गई थी सर। चली गई थी सर, बिल्कुल चली गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए 1 मिनट में दोबारा बोलता हूं। मैं वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी बता रहा था। वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी क्या होती है? इट इज द फॉर्म वेयर प्राइस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम प्रीवियस प्राइस। यानी कि जो हमने ऊपर बात करी, प्राइस जो है वो प्रीवियस प्राइस से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर चलते हैं। यानी आज का क्या प्राइस होगा वो उसका पीछे के वो किसी को फिर आवाज चली गई। सर चली गई थी। आपने Yes, पॉइंट sir. स्टार्ट किया और आवाज गायब हो गई। हाँ जी, आपने पॉइंट स्टार्ट ही किया था, आवाज चली गई थी। अच्छा अच्छा, लो फिर दोबारा बता देते हैं। देखिए वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी क्या होती है। अब आ रही है आवाज? जी Yes, सर, sir. अब Yes, sir. वेयर प्राइस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम प्रीवियस प्राइस, वही बात है बेटा घूम फिर के। यानी जहां पे प्राइस अपने पीछे के प्राइस से पूरी तरह से मुक्त हो, इंडिपेंडेंट हो। आज जो प्राइस होगा उसका कल परसों के प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। प्राइस मेक्स ए रैंडम वॉक। जिस तरह नदी जब अपना रास्ता बनाती है तो रैंडमली चलती है, कभी कहीं मुड़ गई कभी कहीं मुड़ गई। इसी तरह से प्राइस है, प्राइस रैंडम वॉक पे चलते हैं। इसका मानना ये है कभी ऐसे है तो कभी यूं चला गया यूं चला गया, इधर आ गया इधर आ गया। यानी प्राइस का कोई भरोसा नहीं, कभी ज्यादा कभी कम, कोई पीछे से कोई उसका लेना देना नहीं है। जैसे प्राइस चाहता है वैसे चलता रहता है। और ऐसे केस में तीनों अलग अलग पॉइंट है बेटा। ऐसे केस में जो टेक्निकल एनालिसिस है वो इन्वेस्टर को कोई भी बेनिफिट नहीं देते इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए। टेक्निकल एनालिसिस कैन नॉट बेनिफिट इन्वेस्टर्स इन मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब आप में से कई बच्चों को कंफ्यूजन होगी कि सर ये टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। बेटा वैसे तो हम टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों को बता देता हूं टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है कि प्रीवियस प्राइस को देखते हुए, प्रीवियस प्राइस को देखते हुए फ्यूचर के प्राइस का अंदाजा लगाना। प्रीवियस प्राइस को देखते हुए फ्यूचर के प्राइस का अंदाजा लगाना कहलाता है टेक्निकल एनालिसिस। लेकिन यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी में? वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी में हम कह रहे हैं कि जो पिछला प्राइस है उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो जब हमारे पास पिछले प्राइस का कोई लेना देना ही नहीं है तो टेक्निकल एनालिसिस वहां पे ऑटोमेटिकली काम का नहीं रह जाता है। बात समझ में आई या नहीं आई? सारे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. चलिए भाई, अगला सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी क्या होती है?
जहां पे वीक फॉर्म तो है ही है, यानी प्राइस इंडिपेंडेंट तो है ही है प्रीवियस प्राइसेस में, ठीक है ना, लेकिन वहां पर जो भी कंपनी है, इंडस्ट्रियल हाउसेज है और गवर्नमेंट है, वो फुल डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी के प्रिंसिपल को फॉलो करे। बात समझ में आ गई? यानी जहां पे ये तो रहेगा ही रहेगा, इसके प्लस में वहां पे फुल डिस्क्लोजर और होना चाहिए, तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि सेमी स्ट्रॉन्ग में क्या है, जो वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी में है वो तो होना ही चाहिए, प्लस में फुल डिस्क्लोजर भी होना चाहिए। और अगला है स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि व्हेन एन इनसाइडर इज नॉट एबल टू गेन। हेलो हेलो, हाँ जी सर, क्लास ले रहा था। हाँ जी, हाँ जी, 4 बजे तक। When an insider is not able to gain from information, यानी कि जहां पे इनसाइडर भी कोई गेन ना ले सके किसी इंफॉर्मेशन से, उसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। सर हमारे तो कुछ कुछ समझ में आया, कुछ कुछ समझ में नहीं आया। ओके, अब हम दोबारा डिस्कस करते हैं इन तीनों को। बेटा सबसे पहले आप एफिशिएंसी के पैमाने को समझिए, इस तरह से ऊपर हुए तो ये 3 स्टेज समझ लीजिए आप। मान लो आप कोई गेम खेल रहे हैं तो उसमें अलग अलग स्टेज होती है ना। पहले सबसे छोटी स्टेज, तो सबसे छोटी जो स्टेज है स्टेज 1, लेवल 1। लेवल 1 कौन सा है? वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी आपके पास कब आएगा? वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी, वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी, वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी जब आएगा जब आपके प्राइजेस प्रीवियस प्राइजेस से फ्री रहेंगे, यानी कि कोई भी उन पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा, पिछले प्राइजेस का कोई लेना देना नहीं होगा, तो वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी आएगी। अगला है सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी, वो हो गया लेवल 2, यानी ये तो है ही है, प्लस में फुल डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी और ऐड हो जाए तो वो क्या बन जाता है? सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। और अगला आ गया लेवल 3। लेवल 3 में क्या होगा भाई? रैंडम वॉक और फुल डिस्क्लोजर तो होना ही होना चाहिए। मार्केट इतनी एफिशिएंट होनी चाहिए कि कोई इनसाइडर भी उससे फायदा ना उठा सके, कोई इनसाइडर भी उस मार्केट में से कोई फायदा ना उठा सके, तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। तो यहां तक प्यारे बच्चों, आप में से किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फिर मैं चलता हूं आगे। कोई डाउट नहीं है? हाँ जी बेटा, किसी को कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। चलो भाई, बहुत बढ़िया। तो अभी हम चलते हैं आगे। अब अगर आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठोगे तो आपके लिए थोड़ा सा फायदा रहेगा। टेस्ट ऑफ मार्केट एफिशिएंसी, यानी मार्केट में एफिशिएंसी है या नहीं तो वो कैसे चेक करी जाए। भाई आपका देखने का मन कर रहा है कि सर मेरा मन है कि मैं चेक करूं क्या इंडियन मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में एफिशिएंसी है या नहीं। तो उसके लिए बेटा बेसिकली 2 तरह के मेजर हैं, एक क्वांटिटेटिव मेजर और एक क्वालिटेटिव मेजर। देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ मेजर फॉर टेस्टिंग एफिशिएंसी, one is quantitative and another one is qualitative. So क्वांटिटेटिव मेजर क्या है? क्वांटिटेटिव मेजर में हमारे सामने मेनली 2 तरह के टेस्ट होते हैं। द फर्स्ट वन इज रन्स टेस्ट एंड सेकंड वन इज सीरियल कोरिलेशन टेस्ट। द वन इज रन एंड सेकंड वन इज सीरियल कोरिलेशन टेस्ट। एंड क्वालिटेटिव मेजर में ऑब्जर्वेशन अबाउट डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी मेजरमेंट, कि जो मार्केट ने और जो समझ लीजिए गवर्नमेंट ने और जो अथॉरिटी ने ट्रांसपेरेंसी के लिए जो मेजरमेंट रखे हैं उनको आप ऑब्जर्व कर लीजिए।
हमें ना इसे पढ़ना है ना इसे पढ़ना है, हमें बेसिकली रन्स टेस्ट देखना है। और हम जब चेक करते हैं तो हम चेक करते हैं वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी, कि वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी है या नहीं है। और वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी चेक करने के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं? हम यूज करते हैं रन्स टेस्ट। और रन्स टेस्ट कैसे यूज होना है वो मैं आपको अभी इस लेक्चर में बताऊंगा। डियर फ्रेंड्स, आपको जो आपका सेकंड असाइनमेंट रहेगा वो यहीं से ही रन्स टेस्ट से ही मिलेगा। देखिए रन टेस्ट कैसे काम करता है वो मैं आपको बता देता हूं। रन टेस्ट में हम ये देखते हैं कि क्या प्राइस इंडिपेंडेंट है या नहीं है। यानी कि प्राइस अपने प्रीवियस प्राइस से, अपने पिछले प्राइजेस से इंडिपेंडेंट है या नहीं है। वेदर प्राइस शुड फॉलो द रैंडम वॉक और नॉट। वेदर द प्राइस इज इंडिपेंडेंट और नॉट। हम ये चेक करते हैं क्या प्राइस इंडिपेंडेंट है या नहीं है। बात समझ में आ गई? हमें ये चेक करना है क्या प्रीवियस प्राइस को देखते हुए कोई व्यक्ति भविष्य के प्राइस का पता लगा सकता है। अगर लगा सकता है तो वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी नहीं है, और अगर नहीं लगा सकता तो वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं रन टेस्ट। तो सर रन टेस्ट यूज कैसे होता है? रन टेस्ट यूज करने के लिए बेटा सबसे पहले किसी भी कंपनी का, देखो शेयर मार्केट किस चीज से बनती है? शेयर मार्केट बनती है शेयर से। शेयर किसके? अलग अलग कंपनियों के अलग अलग शेयर। तो अगर मुझे देखना है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में एफिशिएंसी है या नहीं है, तो मुझे इंडियन स्टॉक मार्केट के सभी मेजर स्टॉक पर, सभी मेजर कंपनी के शेयर पर रन टेस्ट लगाना पड़ेगा। एंड देन मुझे पता चलेगा कि एफिशिएंसी है या नहीं है। तो रन टेस्ट कैसे लगाते हैं? रन टेस्ट ऐसे लगाते हैं, मान लीजिए आपने कोई भी कंपनी ले ली और उस कंपनी का आपको लेना पड़ेगा एक टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड में आप स्टडी करेंगे, और उसका एक तरह से हम क्लोजिंग प्राइस लेते हैं। मान लीजिए आपने कहा कि सर मैं मारुति सुजुकी की कंपनी पर चेक करना चाहती हूँ या चाहता हूँ कि मारुति सुजुकी में वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी है या नहीं है। तो यहां तो मैंने डाल ली डेट, यहां मारुति सुजुकी का प्राइस। अब मान लीजिए जो मारुति सुजुकी कंपनी है उसका इस तरह से है, डेट 1 2 3 फिर 5 फिर 8 फिर 9 फिर 12, मान लो कभी कभी मार्केट बंद है, फिर 15 फिर 18 फिर 20 23 24, ऐसे करके ये सितंबर की मैंने डेट ले ली। फिर मैंने लिया उसका प्राइस। कभी प्राइस था उसका 6000, कभी था 6500, कभी था 6200, कभी था 6375, कभी था 6425, फिर हुआ 6575, फिर हुआ 6223, फिर हुआ 6523, फिर हुआ 6520, फिर हुआ 6617, फिर हुआ 6612, फिर हुआ 6315। ये मान लो इसके प्राइस आ गए। तो हमें रन टेस्ट लगाने के लिए हमें बेटा एक तो निकालना पड़ता है मीन, जिसको म्यू से डिवाइड करते हैं, डिनोट करते हैं, और एक निकालना पड़ता है बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन। एक निकालना पड़ता है रन्स का मीन और एक निकालना पड़ता है रन्स का स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो मीन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2n1 n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2
+1। ठीक है भाई, मैंने फॉर्मूला बताया 2n1n2 डिवाइडेड बाय n1 + n2 + 1। अब आप पूछेंगे कि सर ये n1 क्या है, अब आप पूछेंगे कि सर ये n2 क्या है। बेटा n1 का मतलब है प्लस, n1 का मतलब है प्लस के साइन, और n2 के मतलब है माइनस के साइन। सर ये प्लस के साइन क्या है और माइनस के साइन क्या है, हम अभी आपको 1 मिनट में बताते हैं। उससे पहले आप समझिए स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, 2n1n2 मल्टीप्लाई बाय 2n1n2 माइनस n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय n1 + n2 का स्क्वायर n1 + n2 - 1। ये पूरा हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है। यहां पे भी n1 का मतलब है प्लस साइन, n2 का मतलब है माइनस साइन। बेटा ये दो फॉर्मूले हैं, इनको आप एक बार नोट कर लीजिए। ये तो है मीन का फॉर्मूला और ये है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। अब बेटा हमें निकालना होता है, एक तरह से आप समझ लीजिए रन या साइन। बेटा ये बताओ 6000 से 6500 रुपए हुआ, यहां पे तो कुछ भी रन नहीं आएगा। 6000 से 6500 पे आया, तो आप मुझे बताइए क्या शेयर प्राइस बढ़ा या घटा। 6000 से 6500 बढ़ा। 500 रुपये बढ़ गए। तो बेटा प्लस का निशान लगा दो। अब आगे बताओ शेयर प्राइस बढ़ा या घटा, 6500 से 6200 300 रुपये कम लग हुआ गए। तो माइनस। सिर्फ आपको नहीं देखना कितने रुपए से गया, आपको देखना है बढ़ा या घटा। यहाँ पे बेटा इंक्रीज हुआ है तो प्लस, यहाँ इंक्रीज हुआ है तो प्लस, यहाँ इंक्रीज हुआ है तो प्लस, यहाँ डिक्रीज हुआ है तो माइनस, यहाँ इंक्रीज हुआ है तो प्लस। अब देखो यहाँ पे चाहे 3 रुपए हुआ है पर डिक्रीज हुआ है ना, तो माइनस। अब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे फिर माइनस और यहाँ पे फिर माइनस। तो बेटा n1 क्या हो जाएगा, n1 प्लस साइन, n1 हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। n2 क्या हो जाएगा माइनस का साइन, 1 2 3 4 5। बात समझ में आई नहीं आई, यानी कि n1 हमारे पास आ गया 6, प्लस के साइन है 6 और माइनस के साइन है 5। सर 4 है माइनस। बस एक और 4 है, 1 2 3 4 5 दिख रहे भाई मुझे तो। 5 है सर, 5 ही है। 5 है, ठीक है भाई। एक हमें निकालना होता है इसमें n, n का मतलब होता है नंबर ऑफ रन्स। देखो ये है 1 रन, ये है 2, अब ये देखो ये पूरा क्या है 3। समझ में आया नहीं समझ में आया। फिर ये क्या है 4, फिर क्या है 5, फिर क्या है 6, फिर क्या है 7 और फिर ये दोनों क्या है 8। क्या तुम मेरी बात समझ में आए। रन का मतलब है कितनी बार चेंज हो रहा है, मोमेंटम कितनी बार चेंज हो रहा है, कितनी बार प्लस से माइनस पे गया और कितनी बार माइनस से प्लस पे आया, तो इसे बोलते हैं रन। तो रन कितने निकले, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसे बोलते हैं एन, रन्स। ये चीज समझ में आ गई तुम्हारे। सर यस सर। फिर दोबारा बता दो। हेलो। देखो मान लीजिए प्लस प्लस माइनस निशान तो समझ में आ गया ना तुम्हारे। प्लस माइनस का क्या है सिस्टम, प्लस माइनस कैसे निकलेंगे। यस सर।
अब मान लो ऐसे ऐसे है, ये 3 आए प्लस, 2 आए माइनस, फिर ये आए प्लस, फिर माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस माइनस। अब रन निकालने हैं, तो ये है बेटा 1 रन, और ये कितना है 2 रन, ये कितना है 3 रन, फिर ये क्या है 4, फिर 5 और फिर 6। यानी कितनी बार साइन चेंज हो रहे हैं एक दूसरे से, बात समझ में आ गई नहीं आ गई? यस सर। कितनी बार चेंज हो रहे हैं ये गिनना है, ठीक है ना। मान लीजिए, एक मिनट, मान लीजिए आपके ऐसे ऐसे आ जाते हैं, सॉरी, तो ये सब रन है, ये 1 रन हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, और अगर ऐसे हैं तो इसमें कितने रन है, ये 1, ये 2 और ये 3। यानी कितनी बार साइन चेंज हो रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं रन। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, एन से। किससे डिनोट करते हैं, एन से। ठीक है भाई, तो यहां पे आप देखेंगे जो हमने रन निकाले हैं एन, वो कितना है हमारा 8, जो एन है वो कितना है 8। अब बेटा हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है, इस फॉर्मूले में रखना है, ठीक है ना। तो मान लीजिए यहाँ पे रख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 5 प्लस 1, और उससे म्यू निकल जाएगा। यानी म्यू कैसे निकलेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 6 प्लस 5 प्लस 1, तो ये निकाल लेंगे। तो ये मैं सोल्व कर लेता हूं, तुम्हारे लिए कितना आ जाएगा, 6.45। कितना आ जाएगा, 6.45। एक मिनट रुको, मैं तो 6। 60 अभी कर 71/11। 6.4। वो आ गया 6.45। तो अभी हम कैसे चेक करेंगे, हम बेटा लिमिट निकालेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अपर लिमिट कैसे निकलेगी, म्यू प्लस 1.28 स्टैंडर्ड डेविएशन। लोअर लिमिट कैसे निकलेगी, म्यू माइनस 1.28 स्टैंडर्ड डेविएशन। म्यू कितना था हमारा 6.45, इसको प्लस कर देंगे 1.28 स्टैंडर्ड डेविएशन। मान लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन 3.1 की जगह मैं खाली 2.1 कर देता हूं, तो मल्टीप्लाई कर दो 2.1, तो 6.45 प्लस 2.1 मल्टीप्लाई बाय 1.28, देखना जरा कितना आ गया, 1.28 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2.1 से, तो ये आ जाएगा 6.45 प्लस 2.668, इसमें ऐड कर देंगे 6.45, तो ये आ जाएगा 9.13। ये तो आगे बेटा अपर लिमिट, सेम एज इट इज निकालेंगे लोअर लिमिट
6.45 माइनस 1.28 मल्टीप्लाई बाय 2.1, तो 6.45 में से माइनस कर देंगे 2.66, तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 3.79। एक आ गई आपके पास अपर लिमिट, एक आ गई लोअर लिमिट। बेटा जो आपका n है ना, n जो अभी हमने निकाला था नंबर ऑफ रन, n कितना था यहाँ पे 8, ये 8 इस लोअर और अपर लिमिट के अगर बीच में आएगा तो समझ लो वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पे 8 क्या 9.13 और 3.79 के बीच में आता है? यस सर, बिल्कुल आता है। अगर आता है तो हम यहाँ पे कहेंगे कि यस देयर इज ए एग्जिस्टेंस ऑफ वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी, और अगर नहीं आता है तो हम कहेंगे नो देयर इज नो वीक फॉर्म एफिशिएंसी इन दिस मार्केट। ठीक है बच्चों, हमें n निकालना है। मैं दोबारा एक बार रिकैप कर देता हूं पूरे प्रोसेस का कैसे करना है, ताकि आप लोग समझ पाएंगे अच्छे से। सबसे पहले हमें कोई भी कंपनी लेनी है जिसका हमें चेक करना है, ठीक है, और जितने दिनों के लिए चेक करना है वो लेना है। एक साइड लिखनी है डेट, एक साइड लिखना है उसका क्लोजिंग प्राइस, जो भी क्लोजिंग प्राइस हो सारा आप लिख देंगे। फिर निकालने हैं रन, यानी कि जो पहला क्लोजिंग प्राइस है वो तो उतना ही रहेगा, जैसे मान लो कोई से 275 है। अब अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज, डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, इस तरह से निकाल लेंगे। अब हम सबसे पहले देखेंगे प्लस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो n1 हो गया हमारा 7। फिर देखेंगे माइनस कितने हैं, 1 2 3 4 5, n2 हो गया 5 माइनस के 1 2 3 4 और 5। अब निकालेंगे n कितने हैं, n नंबर ऑफ रन 1 2 3 4 5 6 7 और 8, नंबर ऑफ रन है 8। अब हम सबसे पहले लगाएंगे मीन का फॉर्मूला, 2n1 n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस 1। अब मान लो मीन जो हमने निकाला, हमारा मीन आ गया लेट्स सपोज 5.4। अब निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है 2n1 n2 ब्रैकेट में 2n1 n2 माइनस n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 और n1 प्लस n2 माइनस 1। ये फॉर्मूला निकाला और स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया हमारा मान लीजिए 2। तो अभी हमें क्या करना है, इतना सब कुछ करने के बाद, ये बिल्कुल आसान है, आपको हो सके थोड़ा सा नंबर वगैरह देख के थोड़ा घबराहट हो रही हो, अदरवाइज इसमें कुछ है नहीं। ये करने के बाद हमें निकालनी है एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट। लोअर लिमिट निकलेगी स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस 1.28, ये 1.28 लगा रहेगा स्टैंडर्ड डेविएशन। अपर लिमिट लिख लेगी मीन प्लस 1.28 स्टैंडर्ड डेविएशन। अब बेटा लोअर लिमिट निकाली, मान लीजिए लोअर लिमिट आई 9.7, सॉरी अपर लिमिट, और लोअर लिमिट निकाली, लोअर लिमिट आई मान लीजिए 9.1। तो क्या हमारा जो n है, n कितना है हमारा 8, क्या हमारा 8 इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है? नहीं कर रहा। अगर नहीं करेगा तो हम कहेंगे वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी नहीं है, मार्केट में रैंडम वॉक नहीं हो रही। और मान लो अपर लिमिट है 9.7 और लोअर लिमिट है 8.1, तो भी हम क्या कहेंगे, तो भी हम कहेंगे नहीं है। लेकिन अपर लिमिट है 9.7 और लोअर लिमिट है मान लीजिए 7.2, तो n इन दोनों के बीच में है, तो बीच में है तो हम कहेंगे यस वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। ऑब्जर्व रन फॉल्स बिटवीन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, हेंस
वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी इज एग्जिस्ट इन द मार्केट, यानी यहाँ पे वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी है। तो ये था बेटा हमारा वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी के बारे में पूरा का पूरा चैप्टर। यहाँ पे ये कंसेप्ट खत्म होता है। एक क्वेश्चन, सर क्या ये न्यूमेरिकल पेपर में आ सकता है? नहीं, इसके कोई चांसेस नहीं है। ये आपकी नॉलेज के लिए है, रिसर्च करने के लिए है। एग्जाम में इस तरह के कोई न्यूमेरिकल नहीं आते। कोई कंफ्यूजन, डाउट, क्वेरीज हो तो यू मे आस्क मी नाउ। यस गाइज, कोई भी बेटा डाउट हो, कुछ क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। सर जो ये आपने 1.28 लिया है, हाँ जी, ये समझ नहीं आया सर क्या है। बेटा 1.28 क्यों लिया है? क्योंकि आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा कि 1.28 स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस माइनस करने से हम जो पॉपुलेशन का 95% कवर कर लेते हैं, यानी कि हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर इसको चेक कर रहे हैं। वो स्टैटिस्टिक्स की वो थी, मैं एक बार तो आपको समझाना चाह रहा था, फिर मैंने सोचा कि कहीं ये करके थोड़ा ज्यादा आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इस वजह से मैंने उसमें नहीं बताया। अदरवाइज वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपने पढ़ा होगा, 95% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस स्टैटिस्टिक्स में फर्स्ट से सेकंड सेमेस्टर में जब भी आप क्या होगा टी टेस्ट चेक करे होंगे, तो उस वजह से 1.28 लेते हैं। ओके सर। तो ये 1.28 सेट ऑफ स्टैंडर्ड, आपको 1.28 ही लेना है। ओके सर। यस, एनीवन एल्स? और कोई भाई? सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी। सर ये सब्जेक्ट को लेकर था सर एक क्वेश्चन। हाँ बताओ बेटा बताओ। मैं पूछ रहा हूँ सर, ये जो मल्टीनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट है, हाँ जी, ये सर कौन पढ़ाएगा वैसे? अभी तक तो कुछ नहीं है। अर्जुन सर जो हमारे यहाँ एमफिल स्कॉलर हैं, शायद वो पढ़ाएंगे। अर्जुन है हमारे यहाँ पे एमफिल स्कॉलर, वो शायद पढ़ाएंगे इसको। तो सर ये था कि जैसे कि मुझे इंश्योरेंस और बैंकिंग वाला सब्जेक्ट है, उसको चेंज करके अगर ये ले हम मल्टीनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपके पास आईबी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आईबी में भी वो पढ़ना है आपको, मल्टीनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दूसरा सब्जेक्ट क्या है आपके पास? हाँ जी, आईबी है तो बेटा फिर नहीं पढ़ना आपको, फिर तो 3 ये पढ़ने पड़ेंगे। ये पूछा था। क्योंकि वो एमएफएम आपको आईबी में भी पढ़ना है ना। ठीक है सर, ठीक। अगर आप आईबी के 3 पढ़ते हो, यस सर। तो फिर ऐसा हो सकता है कि आप एसए में उसको ना पढ़े। ठीक, इस तरह से हो सकता है। ठीक है सर। हाँ जी, और कोई कंफ्यूजन हो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, किसी भी चीज के रिगार्डिंग, तो आप बताइए। सर हाँ जी, सर ये जो एचआर में सब्जेक्ट है IHRM, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये सर कंफर्म है अभी? क्योंकि मैंने उसमें ये लिया था, ये 321 वाला, मैनेजिंग इंटरपर्सनल ग्रुप प्रोसेसेस। ना ना बेटा, ये IHRM ही पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि और 2 सब्जेक्ट के लिए तो वैसे भी जो टीचर है वो अवेलेबल ही नहीं है फिलहाल तक भी। 1 मिनट होल्ड करना बेटा। हाँ बेटा, तो वो क्या नाम बेटा, वो तो IHRM ही पढ़ना पड़ेगा HR में, क्योंकि टीचर्स भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है सर। और कोई भाई, कोई डाउट? टाइम टेबल कब तक कंफर्म होगा?
टाइम टेबल अभी बस मैं सेंड कर रहा हूँ तुम लोगों के पास। पर ये इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बेटा क्लास थोड़ी लेट चलेगी एग्जाम होने के बाद, क्योंकि अभी तो एग्जाम में ड्यूटी चल रही है। जैसे मेरी क्लास 10 बजे होती है, लेकिन मैं ले पाता हूँ 3 से 4, क्योंकि मेरी सुबह 10 बजे एग्जाम में ड्यूटी रहती है मेरी। आप एक बार सभी टीचर्स को बोल दो ना कि सुबह ही मैसेज कर दे या फिर 2-3 घंटे पहले। पहले ही बता भाई दिया करें ना। देखो भाई पहले बता अब दिया करें। नहीं, देखो आपकी सारी बात सही है, लेकिन मैं जैसे रिक्वेस्ट तो कर सकता हूँ। मैंने कह सब टीचर कहते हैं हम तो पहले ही बताते हैं, हम तो पहले ही बताते हैं। अब मैं और तो क्या कहूँ किसी से। सर ग्रुप में मैसेज आता है तो आप भी देखते होगे। बेटा वो तो सर ठीक है। 2-2 पाँच मिनट मिनट पहले पहले मैसेज आता है है। ग्रुप में। बुला अब दो मान बुला लो दो। तुम मेरे से कहोगी सर मोदी जी से कह के अर्थव्यवस्था को ठीक कर दे, समझ जाओ तुम। जो आपके हाथ में उसके लिए कह रहे हैं, मोदी जी वाला बेटा भी कहेंगे अरे ही नहीं हम तुम आपको। इसीलिए तो एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो चीज हाथ में नहीं है उनका क्या करें। सर समझ गए हम। हाँ जी, समझदार रीत तो सारे रीत काफी है। समझदार है सर। हाँ इसलिए